और अब हम उस नाटकीय राजनीति की बात करेंगे जो चीन के नए दोस्त नेपाल में हो रही है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर कई गंभीर सवाल उठ चुके हैं। ओली से उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओली भी हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब सवाल यही है कि ओली इस्तीफा देंगे या फिलहाल किसी तरह अपनी कुर्सी बचा लेंगे। लेकिन आप जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को हैरानी भी होगी कि नेपाल शुरू से भारत का दोस्त रहा है और हाल ही में अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेपाल ने भारत से दुश्मनी ले ली और चीन से दोस्ती कर ली। आज जब आप ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओली के मन में क्या चल रहा था और क्यों ओली ने भारत को छोड़कर चीन का साथ दिया। नेपाल में वहां का संसद सत्र चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रपति के आदेश से आज अचानक अपने देश के संसद सत्र को रद्द कर दिया। ओली ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव ना आ सके और उन्हें कुछ अतिरिक्त समय मिल जाए। अब इस नाटकीय राजनीति में दो ही रास्ते दिखते हैं, या तो ओली अपने विरोधी गुट के नेताओं के साथ कोई समझौता कर लेंगे या फिर यह भी हो सकता है कि उनकी पार्टी टूट जाए। इसके अलावा ओली ने दूसरा दांव भी खेला है, जिसके तहत वो ऐसा अध्यादेश लाने की तैयारी में है जिसमें पार्टी टूटने पर ओली को ही फायदा होगा। नेपाल के कानून के मुताबिक पार्टी में विभाजन के लिए उसके 40% सांसद और 40% केंद्रीय समिति के सदस्यों का समर्थन जरूरी है, लेकिन नए अध्यादेश के मुताबिक इन दोनों में से किसी एक के समर्थन से भी पार्टी का विभाजन हो जाएगा। ओली इसका फायदा इस तरह से उठा सकते हैं कि अगर पार्टी में टूट के बाद संसद में दोनों गुटों के बीच कोई सहमति नहीं बनती है या किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, तो वो संसद भंग करके मध्यावधि चुनाव भी करा सकते हैं, यानी तब तक वो कुर्सी पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बने रहेंगे। लेकिन केपी ओली की चाल कामयाब होगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि उनकी पार्टी यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा गुट ओली के खिलाफ हो गया है। ये नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली को हर हाल में इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो भारत विरोधी बातें कर रहे हैं राष्ट्रवाद की आड़ में। इन नेताओं में नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनमें पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनाल। ये 3 पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के एक साथ मिलकर ओली पर हमला बोल रहे हैं। इनमें पुष्प कमल दहल, जो प्रचंड के नाम से मशहूर हैं, वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष भी हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की 6 दिन से लगातार बैठक चल रही है और इन बैठकों में आने से और पार्टी के नेताओं का सामना करने से ओली लगातार बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्थायी समिति के 45 में से 30 सदस्य उनके खिलाफ हो चुके हैं। पहले ओली से यह मांग की गई थी कि वो या तो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दें या प्रधानमंत्री पद छोड़ें, लेकिन अब ओली विरोधी गुट हर हाल में प्रधानमंत्री पद से ही ओली को हटाना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अब यह भी लगता है कि वो अपने विरोधियों से निपट लेंगे और अपनी कुर्सी भी बचा लेंगे। ओली के इस भरोसे के पीछे एक तो चीन है और दूसरी बात है नेपाल की आंतरिक राजनीति। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के कम्युनिस्ट राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हो चुके हैं। इसका एक बड़ा कारण है केपी शर्मा ओली और प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टियों का एक साथ आ जाना। 2017 में दोनों की पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में ओली की पार्टी को 80 और प्रचंड की पार्टी को 36 सीटें मिली थी। इन दोनों पार्टियों ने 165 में से 116 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई। लेकिन इस दौरान ओली और प्रचंड ने एक और बड़ा फैसला लिया। दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों का विलय करके एक नई पार्टी बना ली, जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यानी सोचिए, 2 विरोधी पार्टियां एक साथ मिल जाएं और एक नई पार्टी बना लें। ऐसा नेपाल में हुआ। इस गठबंधन में यह तय हुआ था कि सरकार 50-50 के फॉर्मूले पर चलेगी, यानी दोनों नेताओं ने तय किया कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले 2.5 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जब प्रचंड की बारी आई तो विवाद शुरू हो गया। नेपाल में इस समय हो रही राजनीतिक उठापटक का मुख्य कारण भी यही है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि केपी शर्मा ओली के पास 80 सांसद हैं और प्रचंड के पास 36।
अगर प्रचंड सरकार से अलग होकर जाना चाहें तो भी वो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नेपाल के दूसरे विपक्षी दल बहुत कमजोर स्थिति में है। जैसे मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास सिर्फ 23 सीटें हैं। ऐसे में ओली जानते हैं कि अभी उनको सत्ता से दूर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यह आपको यह भी समझना होगा कि ओली अपना वादा तोड़ रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि अगले 2.5 साल वो प्रचंड को प्रधानमंत्री बनने देंगे और ये वादा खिलाफी है। लेकिन मुसीबत यह है कि ओली की कार्यशैली से पार्टी में उनके ही खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। उधर प्रचंड भी जानते हैं कि ओली के 80 सांसदों में से करीब 50% सांसद उनसे नाराज हैं। ऐसे में केपी शर्मा ओली पर दबाव बढ़ाने का ये सबसे सही मौका है और वो यही कर रहे हैं। केपी शर्मा ओली ने पिछले कुछ महीनों में भारत विरोधी कार्ड खेला है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने नेपाल का नया नक्शा पास करवाया। इसमें भारत के 3 इलाकों को उन्होंने नेपाल में शामिल कर लिया। फिर वो ये कहने लगे कि भारत उनकी सरकार गिराने में लगा हुआ है। ओली ने यह सब इसलिए किया कि वो अपनी नाकामियों को छुपा सकें और पार्टी में विरोधी गुट की आवाज बंद कर सकें। लेकिन ओली के सारे हथकंडे फेल हो गए। इस बीच ओली ने भारत पर यह भी आरोप लगाया कि भारत की वजह से ही नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है। यानी अगर आप हाल के दिनों के उनके सारे बयान देखेंगे, वो सब बयान भारत विरोधी बयान है। अब ओली से उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों को या तो सिद्ध करके दिखाएं या फिर इस्तीफा दें। जैसे प्रचंड ने यह कहा कि भारत के खिलाफ ओली के आरोप गलत हैं, क्योंकि ओली का इस्तीफा भारत नहीं बल्कि खुद प्रचंड उसकी मांग कर रहे हैं। और अगर ओली को यह लगता है कि काठमांडू में भारतीय दूतावास उनकी सरकार गिराने में जुटा है, तो फिर ओली ने भारत के राजदूत को अब तक निकाला क्यों नहीं? ये सारे सवाल प्रचंड उनसे पूछ रहे हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि केपी शर्मा ओली की चालों के पीछे चीन का हाथ है। यानी चीन उन्हें भड़का रहा है और वो चीन का एक प्यादा बनकर वहां बैठे हैं। नेपाल में ओली और प्रचंड की पार्टियों के विलय और ओली को प्रधानमंत्री बनाने में चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए ओली भारत विरोधी बातें करके चीन का कर्ज उतार रहे हैं और माना जाता है कि ओली की कुर्सी पहले ही चली जाती, लेकिन चीन ने दखल देकर किसी तरह से उनकी सत्ता बचाई। अब भी चीन यही कर रहा है और ओली को किसी तरह से नई राजनीतिक मुसीबत से बचाने में चीन जुटा हुआ है। कहा जाता है कि नेपाल में चीन के राजदूत वहां के कम्युनिस्ट नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। चीन के राजदूत इन नेताओं के साथ वो लगातार मीटिंग कर रही हैं और चीन को इस बात का डर है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट न जाए और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल में चीन की पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए चीन ने पूरा जोर लगा दिया है कि केपी शर्मा ओली अभी प्रधानमंत्री पद पर बने रहें, क्योंकि ऐसा होने पर यह संकेत चला जाएगा कि नेपाल के मामले में भारत चीन से जीत गया। और यह भी बताया गया है कि नेपाल के मामले में चीन ने अब पाकिस्तान को भी सक्रिय कर दिया है। यानी ये गठबंधन बन गया है जिसमें चीन, नेपाल और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान केपी शर्मा ओली से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। यानी भारत के खिलाफ चीन, नेपाल और पाकिस्तान का गठबंधन ये एक बन रहा है और भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। नेपाल और भारत के बीच आज के नहीं हजारों वर्ष पुराने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच करीब 1800 किलोमीटर की खुली सीमा है, जिसमें कहीं भी आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। नेपाल के करीब 60 लाख नागरिक भारत में रहते हैं और करीब 6 लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं। 45,000 से ज्यादा नेपाली नागरिक भारतीय सेना और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करते हैं, वहां सैनिक हैं। नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों के लोगों के रिश्ते नेपाल में हैं। दोनों देशों के बीच का रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दोनों देशों में आपस में एक दूसरे में शादियां होती हैं। लोग रोजगार के लिए एक दूसरे के देशों में जा रहे हैं, इसीलिए इसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 3 बार नेपाल के दौरे पर जा चुके हैं। वर्ष 2014 में पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो जिन देशों में वो सबसे पहले गए थे उनमें नेपाल ही था। तब 17 वर्षों के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर गया था। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के व्यक्तिगत हितों और सत्ता में बने रहने की महत्वाकांक्षा ने आज नेपाल और भारत के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। भारत ने तो नेपाल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ओली ने नेपाल को भारत का दुश्मन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
अब ओली की कुर्सी रहे या ना रहे, बड़ा सवाल यह है कि भारत से जो दूरियां ओली ने बना ली हैं वो अब कैसे खत्म होंगी। इस बीच खबरें ये भी आई हैं कि चीन ने बड़ी संख्या में अपने लोगों को, अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को नेपाल में भेज दिया है और चीन अब वहां पर एक एक जो मीटिंग हो रही है और एक एक घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। और इस समय नेपाल में बड़ी संख्या में चीन के जासूस अलग अलग बहानों के जरिए नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं। इनमें से बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पर, हेल्थ वर्कर्स के नाम पर या किसी और बहाने से नेपाल में इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबकी मंशा ये है कि नेपाल में हो क्या रहा है इस पर वो नजर रखना चाहते हैं। और अगर नेपाल में कोई ऐसी चीज होती है जो कि भारत के पक्ष में जाती है तो उसे चीन रोकने में पूरा जोर लगाना चाहता है।